नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। महाराष्ट्र में बीएमसी, पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और ये चुनाव कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस के लिए तगड़ा झटका साबित हुआ। नतीजों के बाद शिवसेना बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 227 सीटों में शिवसेना ने 84 सीटें जीती और बीजेपी ने 81। कांग्रेस को मुंबई में सिर्फ 30 सीटें मिली। महाराष्ट्र के बाकी 9 निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी को यह फायदा पूरे महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ने से मिला। इन चुनाव में कांग्रेस की हालत और खराब हो गई है। एनसीपी को भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव नतीजों को देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव नतीजों का ट्रेलर माना जा सकता? क्या महाराष्ट्र में कमजोर कांग्रेस यूपी में अखिलेश यादव की नाव डुबो देगी? और क्या इन नतीजों को नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार के लिए जनमत संग्रह कहा जाए? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना ने भी मोदी सरकार का विरोध किया था। तो क्या महाराष्ट्र की जनता ने नोटबंदी के विरोधियों को सबक सिखाया है या फिर नोटबंदी के विरोधियों को भी गले लगाया है? आज हम ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या महाराष्ट्र में नोटबंदी का विरोध करने से कांग्रेस की वोटबंदी हुई और बीजेपी के वोट प्रतिशत में अगर बढ़ोतरी हुई तो क्या उसकी वजह भी नोटबंदी थी? क्या महाराष्ट्र के नतीजों को यूपी के लिए ट्रेलर माना जाए? और क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की इस हार से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज रही है? आज महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस नजर ही नहीं आती है। अखिलेश जी, वो तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे सनम। अब आप बच नहीं सकते। इससे आता वही है जो लड़ाई हार जाता है, पुरानी बातें वही याद दिलाता है जो लड़ाई में पीछे छूट जाता है। इसलिए आपने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता आपका गलत है। लोगों ने जो विश्वास हमको दिखाया है ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिसका समर्थन तो है ही है। तो मुझे लगता है कि जीत हुई है तो सभी बातों को उसका फायदा है। केंद्र में चाहे कोई भी आए, मगर मुंबई के लिए शिवसेना ही ठीक है क्योंकि ट्राइड है, टेस्टेड है और काम करके दिखाया है। भाजपा की मुंबई की 40 की औकात नहीं, ये कहने वालों को मुंबई के मतदाताओं ने जोरदार चपड़ा चांटा लगाया है और इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ जल्लोष मना रहे, आनंद मना रहे। बीजेपी का काफी बुरा हाल आप लोगों को करना है और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या यूपी का ट्रेलर है महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे? दूसरा सवाल, क्या कमजोर कांग्रेस यूपी में डुबाएगी अखिलेश की नाव? तीसरा सवाल, क्या नोटबंदी के विरोध से हुई कांग्रेस की वोटबंदी? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या जनता भी चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं। संजय झा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, एमबीए हैं और लेखक कॉलमिस्ट भी हैं। जूही सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन हैं। एच के दुआ साहब हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व राजनयिक हैं और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून के एडिटर रह चुके हैं, पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। और बाबूराव माने हमारे साथ हैं, वो शिवसेना के नेता हैं। 2014 में विधानसभा का चुनाव भी बाबूराव माने लड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त हैं, मुंबई से रेजिडेंट एडिटर हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये जान लीजिए कि पूरे महाराष्ट्र की आज तस्वीर क्या रही। 10 निकाय में चुनाव था जिसमें बंपर जीत बीजेपी को मिली। 10 में से 8 निकाय में बीजेपी पहले नंबर पर है। नासिक, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, अकोला, अमरावती, उल्लासनगर, सोलापुर और पुणे में बीजेपी सबसे आगे है। बीएमसी चुनाव में भी पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को बंपर फायदा हुआ है। बीएमसी चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। शिवसेना 84 सीटों के साथ पहले नंबर पर है और बीजेपी 81 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है।
संजय, क्या हुआ, क्या ये समझ में आ रहा है राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, जाहिर तौर पे भाजपा को जिस तरह से मतदान हुआ है, भाजपा को जिस तरह से रिजल्ट आए, बीजेपी तो काफ़ी खुश है। साथ ही बाकी पार्टियां सख्ते में, खासकर शिवसेना काफ़ी सख्ते में, क्योंकि पिछले बार 31 या 32 सीटें थी भाजपा को मुंबई महानगर पालिका में, और वो सीधे बढ़कर 80 के ऊपर पहुंच जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। शिवसेना की तो भद पिटते पिटते बच गई। अगर 2 सीट और अगर भाजपा को ज़्यादा आ जाती तो भाजपा नंबर 1 पार्टी बन जाती है। तो तमाम लोग अचंभित है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार किया गया था तो ऐसा लग रहा था भाजपा विरोध बनाम बाकी सब पार्टियां। शिवसेना जैसी जो पार्टी उसकी सहयोगी थी वो कांग्रेस की तारीफ कर रही थी, समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रही थी, और भाजपा की बुराइयां गिना रही थी, नोटबंदी के बारे में बात कर रही थी, जमकर हमला बोल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा विरुद्ध बाकी सब पार्टियां, लेकिन उसके बावजूद भाजपा जिस तरह से जीत कर आई है, उसके बाद से बाकी पार्टियां हैं उनको तो फिलहाल चुप होने की नौबत आ जाती है। शिवसेना की थोड़ी बहुत इज्जत बच गई कि ठाणे में वो लोग जीत गए पूरी तरह से, और मुंबई में नंबर 1 पार्टी हो गए, लेकिन इसके बावजूद अपने अकेले के दम पे सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं है। तो अगर उन्हें सत्ता में आना है बीएमसी में, तो बीजेपी का दामन थामना पड़ेगा, उसी बीजेपी का जिसको उन्होंने थोड़े दिन पहले जमकर कोसा था, यहाँ तक कि कोबरा नाग कह दिया था, अब उसी को गले लगाने की बारी आ गई है। तो भाजपा के लिए ये सिर्फ विन विन सिचुएशन है, और बाकी पार्टियों के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक संजय, बाबूराव माने हमारे साथ हैं। बाबूराव माने, अभी हम कह नहीं सकते कि शिवसेना ने इस पे विचार शुरू किया औपचारिक तौर पे या नहीं, आपको अधिकृत किया औपचारिक तौर पे इस बारे में कहने के लिए या नहीं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे यही है, जहां संजय ने बात छोड़ी है, क्या वापस आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा, शिवसेना बीजेपी का? देखिए, अभी शिवसेना बीजेपी का रिश्ता जुड़ना अभी बहुत मुश्किल है। इस शिवसेना अपने बलबूते पर मुंबई में उन्होंने 83 सीट आज जीता है, और हम लोग यूपी में भाजपा के साथ थे इसके पहले, तब हमारा कितना सीट था आप लोग जानते। हमारे बलबूते के ऊपर हम 1 नंबर में आए मुंबई में, और लगातार 25 साल से हम मुंबई में 1 नंबर पे आते रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हम लोग मुंबई के जनता के साथ जुड़े हैं, जनता का काम हमेशा करते हैं। मुंबई की सफाई हो, मुंबई के रास्ते हो, मुंबई की बिजली हो, मुंबई का पानी का सवाल हो, शिवसेना हमेशा जनता के साथ जुड़ी रही है, और इसके कारण हम लोग 1 नंबर पे आए हैं। ये अभी भाजपा वाले अभी बोल रहे, हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, अरे आप तो बहुत परिवर्तन की बात कर रहे थे, आप ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे थे, बिन बुनियाद शिवसेना के ऊपर इतने आरोप आपने लगाए, लेकिन आपका एक भी आरोप मुंबई कर जनता ने दिल पे नहीं लिया, और वैसे परिवर्तन की ओर, 1 नंबर की ओर जाने का आपने इरादा व्यक्त किया था, लेकिन आप 1 नंबर पे आए नहीं, और शिवसेना के आगे आप मुंबई में कभी भी नहीं आ सकते। ठीक, आपका 10 सेकंड बचा था, आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। समित पात्रा, आप जवाब देना चाहेंगे? इसके पहले मैं संजय झा के पास जाऊं। देखिए, पहले तो हमारी मुंबई की इकाई और महाराष्ट्र की इकाई दोनों को बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में आज एक अभूतपूर्व नतीजा देखने को मिला है, ये अपने आप में अद्वितीय है। देखिए, आपने सही कहा, 31 सीट हमें मुंबई में पिछली बार मिली थी, आज वो बढ़ के 81 सीट्स हो गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। दूसरा है कि 10 निकाय में से 8 निकायों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मैं शिवसेना पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। देखिए, वहाँ हमारी सरकार, मिलीजुली सरकार चलती है, राज्य की सरकार चलती है, मैं कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। बड़ी स्टोरी जो आज की है, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर एक और कदम रखा गया है। आप देखिए, 2-3 दिनों के अंदर उड़ीसा के निकाय के चुनाव आए, उसमें भी पूरी तरह से कांग्रेस समाप्त हुई है, और आज महाराष्ट्र के चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस समाप्त हुई है। एक एक करके इससे बड़ा लेसन वही संजय निरुपम जो थोड़े दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर अटैक कर रहे थे, उनको आज नतीजा मालूम पड़ गया। वही राहुल गांधी जो थोड़े दिन पहले खून की दलाली का फ्रेज अपना रहे थे और सर्जिकल स्ट्राइक पर अटैक कर रहे हैं, ये एक वार्निंग साइन है राहुल गांधी जी के लिए कि आपको भी उत्तर प्रदेश की जनता इसी प्रकार से नकारेगी जैसे संजय निरुपम जी को बंबई में और महाराष्ट्र में नकार दिया गया है। देखिए, जनता सब कुछ तोल मोल कर आगे बढ़ती है। वही जनता जो हमें 31 सीट मात्र देती थी पहले मुंबई में, वही जनता ने आज नोटबंदी के पश्चात, सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात हमें प्यार दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश में भी यही आशीर्वाद। ठीक, 1.5 मिनट हो गया। संजय झा,
ये डीमोनेटाइजेशन पे वोट था या फिर महाराष्ट्र की लोकल बॉडीज में लोकल समस्याओं पे वोट था? नहीं रोहित जी, देखिए इन चुनाव के जो नतीजे आए हैं मुंबई में खास करके, इस पर हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और सच कहिए तो यदि आपने राजनीतिक वार्तालाप सुना होगा पिछले कुछ महीनों में, तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को डाकू लुटेरा कहा था कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मुंबई को 20 साल से लूटे हैं। यहाँ पर शिवसेना ने बीजेपी को कहा कि ये तो पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये पार्टी तो लोगों पर अत्याचार करती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का नाम जुमला महाराज होना चाहिए, जितने झूठ उनकी पार्टी बोलते हैं। इसके बावजूद यदि उन्होंने जीता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत हैरान और बहुत चिंताजनक ये नतीजे हैं, और इस पर मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी इस नतीजे को बहुत गंभीरता से लेगी। भविष्य के लिए मेरा पूरा इस पर विश्वास है कि हम इससे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल स्थायी लोकल इश्यूज़ पे, लोकल मुद्दे पे ये चुनाव लड़े गए थे। जहाँ तक संबित पात्रा जी के ये जो अहंकार घमंड का जो मैं एक मिसाल देख रहा हूँ, मैं उनको कहूँगा कि 11 मार्च के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आप पंजाब के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, आप उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, ये निश्चित है। हर राज्य के विशेषताएं होती हैं, और हमारा पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। ठीक सर, 1.5 मिनट पूरा हो गया, आवाज बंद हो गई, वापस आऊंगा आपके पास। जूही सिंह वो कह रहे हैं कि लोकल बॉडी का चुनाव था, लोकल विषयों पे था। हालांकि मुझे डाउट है कि अगर नतीजा इसका उल्टा होता तब भी वो यही कहते, पर फिर भी मैं उनकी बात को मानते हुए ये पूछ रहा हूं कि लोकल बॉडी में, विधानसभा में, लोकसभा में, भाई अगर जेब में पैसा नहीं आ रहा आदमी की, लाइन में लग के किसी की जान जा रही है वाकई, और उसका जीवन तबाह हो जा रहा है घंटों घंटों लाइन में लग के पैसे निकालने के लिए, तो वो तो हर चुनाव में मुद्दा होगा। फिर उसमें लोकल बॉडी क्या और नेशनल बॉडी क्या? रोहित जी, पहले तो सभी विजयी कैंडिडेट्स को समाजवादी पार्टी और हम लोगों की तरफ से मुबारकबाद। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि शिवसेना ने नोटबंदी के खिलाफ बोला था, और शुरू से बोला था, तो जनादेश तो उनको भी मिला है, एक खंडित जनादेश है। अब ये भाजपा को देखना है कि वो इसको अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा देखते हैं कि उनके लिए खतरे की घंटी है। दूसरी बात, जो सीटें गिराई जा रही हैं स्पेशली बॉम्बे में, मैं अगर गलत हूँ तो ज़रूर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे लगता है पिछले बार चुनाव में इन्होंने 68 के आसपास सीट्स पे चुनाव लड़ा था, 31 सीटें भाजपा को मिली थी। इस बार 114 या कुछ पे लड़ा है, और सीटों पे बढ़ोतरी हुई है। तो इसको जैसे भी ये देखना चाहें, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मुंबई में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ जहाँ यूपी से गए लोग हैं और जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ पर शिवसेना की ज़रूर जीत हुई है, और अन्य म्यूनिसपैलिटीज़ में बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन ये भी बात सही है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में लाइन में खड़े हुए किसानों को, मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने इनके लिए वोट किया है कि नहीं भाजपा को, ये एनालाइज इनको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव दूसरे चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, महाराष्ट्र से भिन्न है, हमारे मुद्दे भिन्न हैं। हम अपने, अगर ये कहते हैं कि इनको, शिवसेना कह रही है कि काम की वजह से उनको वोट मिला है, तो हमने तो बहुत काम किया है और हमारा काम बोलता है, काम बोल भी रहा है। ये तो केवल बोल रहे हैं। तो डीमोनेटाइजेशन पे, एक आर्थिक कैपिटल पे आपके पास ऐसा जनादेश आ रहा है, तो आप इसको एनालाइज करिए। बाकी मैं बिल्कुल भी, बड़ा हृदय हमारा आज के दिन इनका है। ठीक मैडम, 1.5 मिनट हो गया, आपकी आवाज़ चली गई है। दुआ साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये डिमोनेटाइजेशन पे मैंडेट माना जाए? खास तौर पे डिमोनेटाइजेशन जो हुआ नवंबर में, उसके बाद से अब तक जितने भी लोकल बॉडी पोल्स हुए हैं, उसमें बीजेपी के नेता आपने देखा वो वाकई 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं कि देखिए हमारी नोटबंदी तो है वो बिल्कुल सफल है। और क्या इसको हम यूपी का ट्रेलर माने? खास तौर पे जो जूही सिंह ने बात कही उसको ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र में, मुंबई में यूपी बिहार के लोग ज़्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि ट्रेलर है यूपी का, लेकिन बीजेपी ने 81 सीट जो 81 सीटें ली हैं, ये काबिल उनके लिए काफ़ी अचीवमेंट है ये। लेकिन कहना कि यही मॉडल वहाँ पे यूपी में चलेगा, ये बड़ा मुश्किल है। यूपी की सिचुएशन, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें बम्बई जैसे बड़े शहर का इतना असर नहीं पड़ेगा कि जो, और कहना कि जो यूपी के लोगों का वोट भी उनको हो सकता है मिला हो, इस पार्टी को मिला हो या उस पार्टी को, वो इतना मायने नहीं रखता। इसमें लोकल इश्यूज काफ़ी होते हैं म्यूनसिपल इलेक्शंस में, कहीं भी हो,
उनको कहना कि ये मोनेटाइजेशन के हक में है या खिलाफ में है, दोनों ही गलत बात होगी। ये नहीं कि वो इशू नहीं था, लेकिन वोटर जब जाता है तो लोकल इश्यूज़ पे ज़्यादा जाता है इतने, और उसमें भी फिर अगर ये है तो 84 सीटें जो मिली हैं शिवसेना को, क्या अप्रूवल है कि डीमोनेटाइजेशन की डिसअप्रूवल है? उनको 81 मिली हैं, ये अप्रूवल है या डिसअप्रूवल है? ऑलमोस्ट सेम है। तो इस पे अंदाज़ा लगाना ज़रा ठीक नहीं होगा यूपी के बारे में। ठीक, संबित पात्रा, 10 में से 8 निकाय चुनाव आप लोग जीत रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप ये दोहरा पाएंगे? और जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बाकी 4 राज्यों का जिक्र क्यों नहीं करते, जैसे अभी संजय झा ने सवाल भी किया आपसे? नहीं, आप जरूर 4 राज्यों का भी जिक्र करें, चूंकि उत्तर प्रदेश को लेकर आप लोग डिबेट करते हैं, स्वाभाविक रूप से हम उत्तर प्रदेश पर ही जवाब देते हैं। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, यहाँ कोई अहंकार का सवाल नहीं है, यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और वाकई अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। आज हम जीत रहे हैं तो पहले मैं तो जो महाराष्ट्र की जनता है उनके चरणों को हाथ लगा के नमस्कार करता हूँ, कोई अहंकार की बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए अभी यहाँ पर तो 1.5 मिनट के बाद आवाज़ चली जाती है। दुखद विषय है कि कांग्रेस 2.5 वर्षों से हमारे कामकाज को देख रही है और 10 वर्ष उन्होंने जो काम दिया उसके बाद भी इनकी आवाज़ बंद नहीं हो रही है। इनका आवाज जनता बंद करा देगी। आप देखिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोगों ने किया है, संजय निरुपम जी का वो दिन याद करिए, सुबह चाय पीते पीते, शाम के चाय पीते पीते उन्होंने कोसा था सैनिकों को कि प्रूफ लाओ, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाओ। मैं नहीं विश्वास करता ये इंडिया के आर्मी के ऊपर। नतीजा आज आपके सामने है, पूरा सुपड़ा साफ। और ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी, याद करिए संजय निरुपम जी के कहने के पश्चात राहुल गांधी जी ने खून की दलाली का राग अलापा था। और मैं आपको आज गारंटी कर रहा हूं, आज सबसे दुखी आदमी अगर उत्तर प्रदेश में कोई होगा तो वो आदरणीय अखिलेश जी होंगे। वो हाथ सर पे रख के सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कर दिया, किसके साथ गठबंधन कर दिया। और पूरे संसार में आज कोई सबसे खुशी आदमी होगा तो वो आदरणीय शीला दीक्षित जी होंगी। ठीक है, शीला दीक्षित जी होंगी। मैं आपकी बात पे अभी जूही सिंह से कमेंट लेता हूं। मैं संजय झा, ठीक है, मैं संजय झा के पास जा रहा हूं। संजय झा, 2 चीजें, अगर ये कंप्लीटली लोकल इश्यूज का मामला था तो संजय निरुपम जो हर दिन पॉट होल्स को लेकर रैलियां निकालते रहे, गड्ढों की तस्वीरें ढूंढ ढूंढ के खींच खींचे अखबार में छपवाते रहे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह चमकाते रहे, जनता को क्यों नहीं पसंद आया? और अगर ये लोकल इश्यूज का मामला नहीं था तो आप ये मानते हैं कि संजय निरुपम का हाथों पे नेताओं के लिखवा देना मेरा पीएम चोर है, वो नुकसान कर गया आप लोगों को? देखिए रोहित जी, मैं आपको बहुत संक्षेप में एक जवाब यहाँ देना चाहूँगा कि यहाँ पर संबित पात्रा जी लगातार हर वक्त इसी बात को दोहराते रहते हैं कि संजय निरुपम जी ने ये कहा वो कहा। सच्चाई तो यही है और इसको वो भी नाकार नहीं सकते हैं कि अभी आप महाराष्ट्र के शहर की चुनावों की बात कर रहे हैं और इसमें मैं इस बात को मैं इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ पर हमने हमारा प्रदर्शन मैं समझता हूं कि बहुत ही कमजोर रहा है और बहुत ही निराशाजनक रहा है। मैं इस पर बहस भी नहीं करना चाहता। हम हार गए, ये जनता का एक निर्णय है, इसकी हम इज्जत करते हैं। परंतु आज आप इस बात को भी देखिएगा, आज शाम तक जब जिला परिषद और ग्राम पंचायत के भी चुनाव के जो नतीजे आएंगे और जो मैं आखिरी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। तो देखिए महाराष्ट्र एक राज्य है, शहर भी है जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और ग्रामीण क्षेत्र जो जिला परिषद और ग्राम पंचायत सब आते हैं। तो महाराष्ट्र की पूरी आवाम का सोच क्या है ये आज रात तक मालूम हो जाएगा जब सब नतीजे आपने मुझे अभी कहा कि हमारे लिए विश्लेषण करने का समय, ये बात जरूर है। पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी विश्लेषण करेगी, आपके लिए विश्लेषण करने का समय। सर 2014 से आज 2017 आ गया, आपने विश्लेषण किया कि आप लोग कहां जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है? रोहित जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमने महाराष्ट्र में चुनाव हारे जहां पर हम 15 साल से थे, हम हरियाणा में हारे जहां पर हम 10 साल से थे। अभी आप कह रहे थे कि पंजाब का देख लो, फिर वो कहेंगे हम 10 साल से थे। ऐसे जगह में हम हारे। ये तो सर फिर वही बात हो गई ना, आप उनको खुद थाली में सजा के दे रहे हैं एक्सक्यूज अपना, जिस सवाल को आपने खुद पूछा था। सुनिए, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत की आवाम बहुत ही जागरूक और समझदार है। आप ये भी मत भूलिएगा कि उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के बाद
जब भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 71 एमपीज थे, उसमें जब बाई इलेक्शन हुई थी 6 महीने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी 12 में से उनको 9 सीट में उनको नुकसान हुआ था। तो देखिए, हर जगह हर चुनाव का एक अपना एक अंदाज होता है, और क्या होगा ये भविष्यवाणी करना मैं भारतीय जनता पार्टी के गुरूर पे छोड़ूंगा। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हर मुद्दे पर आज आप 300 सीट तो आपका गठबंधन भी कह रहा है ना, उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। भारत की जीडीपी भविष्यवाणी तो आप लोग भी कर रहे हैं सर, आपका गठबंधन भी खुलेआम कह रहा है कि हम 300 सीट लेके आएंगे। बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता ऐलान नहीं कर रहे क्या सब? ये कर रहे हैं। ये देखिए एक मिनट, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास आत्मविश्वास है कि हम जिस तरीके से चुनाव जमीनी स्तर पर जब हमको सूचना मिल रही है, हमारा प्रदर्शन वहां शानदार बेहतरीन होगा। और भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब और उनकी जो बनावटी खेल है उसका खुलासा होगा। सुबह 10 बजे जब महाराष्ट्र की गिनती शुरू हुई थी, उसके पहले भी आपका ये बयान था। कमाल है ये। अब 11 मार्च के पहले काउंटिंग करते हैं, 11 मार्च तक क्या बयान रहते हैं लोगों के। जूही सिंह, जो बात संबित पात्रा ने कही थी कि अखिलेश यादव आज सिर पकड़ के बैठे होंगे, इस बात को लेकर पीएम ने तंज भी किया है आज कि अखिलेश यादव की नैया डुबो देंगे राहुल गांधी। क्या वाकई आप लोगों को तनाव हो रहा है अब इस चीज का? और क्या अखिलेश यादव ने भांप लिया था जो कल कह रहे थे गठबंधन मजबूरी में करना पड़ा हमको? पहले ही भूमिका बनानी शुरू कर दी उन्होंने 3 राउंड के बाद। रोहित जी, इस पर तो डिस्कशन हो चुका है कि मजबूत गठबंधन है, सोच समझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, एक संगठित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें अहंकार या अहम नहीं है, हमारा काम बोल रहा है, काम ही बोल रहा है। हम भाजपा की तरह केवल बोल नहीं रहे हैं, तंज वो कस सकते हैं, लेकिन हम एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में और अपने काम के बेसिस पे बनाएंगे। कांग्रेस के साथ एक सहयोग और एक सकारात्मक फाउंडेशन हम तैयार कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकाला है हमने, तो हमें कोई महाराष्ट्र के चुनाव से बहुत चिंता न करने की ज़रूरत है, चिंता भाजपा को करने की ज़रूरत है। जनादेश उनको वहाँ एनालाइज करना है कि शिवसेना को क्यों इतनी सीटें मिली, मुंबई में क्यों मिली, और उनका गठबंधन जो इतना पुराना था क्यों टूटा, या फिर बसपा की तरफ कोई शिवसेना से भी पर्दे के पीछे दोस्ती है आफत आती है, रोकने के लिए। आफत आती है तो आदमी पहले अपना घर संभालने की सोचता है कि ये देख के खुश होता है कि देखो उसकी चादर टंगी रह गई बाहर, तूफान में उड़ जाएगी। हमने संभाल लिया, हमें कोई इश्यू नहीं है, हमने संभाल लिया और अब हम चुनाव लड़ रहे हैं और काम के बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन शिवसेना और बीजेपी का कोई मतलब, ये तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बताएंगे कि कहीं बसपा की तरह कोई पर्दे के पीछे रिश्ता तो नहीं है कि बाद में मिलकर सरकार बना लेंगे। वैसे एंटी इनकम्बेंसी को हैंडल करने के लिए आप अलग अलग चुनाव पर्दे के पीछे का काम हम करते ही नहीं, जवाब जनता को देना पड़े। ठीक, सब दूसरों के लिए। बोलिए संबित पात्रा, फिर मैं बाबूराव जी के पास जा रहा हूं। बोलिए संबित, आपने जिस प्यार से शुरुआत की थी ऐसे शिवसेना के प्रति सम्मान दिखाते हुए जो करते हैं देश के, उसमें एक बात साफ हो गई थी अपने आप कि आप कम से कम खुद के ऊपर नहीं आने देना चाहते कि मेरी वजह से रिश्ते बनने की जो 1-2 संभावनाएं बची थी वो भी खराब हो गई। नहीं, देखिए, हम एक रिश्ते के साथ बहुत सालों तक रहे हैं और अब भी हैं। जो युति की बात अभी शिवसेना के नेता कर रहे थे, उसी युति अर्थात अलायंस के अंतर्गत हमारी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और उस पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जहां तक अलायंस के बाहर जाकर बीएमसी के चुनाव या निकाय के चुनाव लड़ने का सवाल है, देखिए हर पार्टी अपनी अपनी एक्सेसमेंट करती है, वो अपना विस्तार करती है और अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, जो कि हम नंबर 2 की पार्टी थे, वहाँ हम छोटे भाई थे, आज देखिए छोटा भाई बड़ा हो गया है। और बड़प्पन हमेशा ही शालीन होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मगर उस विषय को छोड़कर उत्तर प्रदेश की और बाकी राजनीतिक हलकों की ओर आना आवश्यक है। आप एक बात देखिए, खुद जो ठीकरा फोड़ने की प्रक्रिया अखिलेश जी ने परसों से आरंभ कर दिया है। इंटरव्यू में यह कहने की आवश्यकता क्या थी जब चुनाव के 3 चरण मात्र हुए थे कि मजबूरी का यह अलायंस हुआ है कांग्रेस के साथ। देखिए अखिलेश जी कोई ऐसे नासमझ नेता तो है नहीं, सब कुछ ये जो पूरा डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी हुआ पिता पुत्र के बीच में, ये जो ड्रामा रचा गया डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी, ये भी बहुत सोच समझ के उन्होंने किया। तो ये जो बयान दिया है उन्होंने कांग्रेस का जो मजबूरी वाला, ये भी बड़ा सोच समझ के दिया है। आपके नेताओं ने भी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिए सर। ये जो ठीकरा फोड़ने का, आपके गृह मंत्री ने भी सर लोगों से ये कहा है ठीक है कि गठबंधन हो गया इसलिए हमारी 100 सीट और कम हो जाएंगी। हाँ, कम हो जाएंगी। ना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पात्रा जी, आप अपनी पसंद की खबरें पढ़ के आते हैं केवल, दे रहा हूं, सारी नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब। नहीं, मेरा काम
नहीं नहीं, बिल्कुल सारी पढ़ने से टाइम नहीं है। मैं अपने मैं देखता हूं कि जो सच्चाई है उसे पढ़ लेता हूं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये मैं आदर पूर्वक कह रहा हूं, राहुल गांधी जी का हाथ जहां लग जाता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। बंगाल में भी हमने देखा था। और जूही जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, इंतजार करिए, हाथ तो लग गया है। ठीक है, मैं संजय जी के पास, संजय जी आपके पास आऊंगा, उसके पहले बाबूराव माने। संबित पात्रा बार बार ये जता रहे हैं कि हमारा गठबंधन टूटा नहीं है। भाई अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बावजूद 17 विधायक आमने सामने लड़ा सकते हैं, तो शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार एक साथ चलाते हुए नगर निकाय चुनाव में अलग अलग क्यों नहीं लड़ सकते, और फिर बाद में एक क्यों नहीं हो सकते? क्या वाकई ऐसा है क्या? बिल्कुल। देखो, शिवसेना पार्टी ने अलायंस के साथ शिवसेना पार्टी था, लेकिन सीट के लेन देन में गड़बड़ी हो गई और पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने अपने बलबूते पर लड़ने का तय किया। अभी सरकार भी नोटिस पीरियड के ऊपर है, कहा है उद्धव जी ने, सही समय के ऊपर सही डिसीजन उद्धव साहब करेंगे। मुद्दा यह है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ पर बात कर रहे थे, उनको तो जनता ने पूरा लथाड़ दिया है, पूरा ठुकरा दिया है जनता ने उनको। अभी इनको जो सीट मिली है, ये देखो, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनलाइज पार्टी है, इतना सीट उन्होंने लिया। हम तो रीजनल पार्टी रहने के बाद भी नेशनल पार्टी के आगे है, ये आप जानते हैं, उनके आगे है आज भी हम। ऐसी अवस्था में शाम तक साफ नतीजे आ जाएंगे, तब देखेंगे क्या करना है। ठीक है। लेकिन सरकार कितने दिन चलेगा, सरकार आगे चलेगा या नहीं, हम सरकार के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी बात उद्धव ठाकरे साहब तय करेंगे। और उद्धव ठाकरे साहब जो निर्णय करेंगे वो हमें सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान्य है। ठीक है। मैं संजय झा के पास जाऊं, उसके पहले दुआ साहब जल्दी से आपसे एक कमेंट चाहता हूं। मैंने उनसे भी सवाल पूछा था कि 2014 के बाद क्या आपने कांग्रेस के कुल मिला के जो भी परिस्थिति रही है कांग्रेस की, जितने भी चुनाव हुए हैं बड़े छोटे, उस सब का विश्लेषण नहीं किया गया? आपको लगता है कि कांग्रेस या तो अभी इसी में उलझी हुई है, नेतृत्व का क्या करें अपने, और समझ नहीं पा रही है चीज़ों को, या फिर कुल मिला के उन्होंने ये समझ लिया कि भाई मोदी का विरोध करना और उसका नुकसान हो रहा है, बजाय मुद्दों पर जाने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेतृत्व का फैसला तो उन्होंने कर लिया है। जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका असर राहुल के ऊपर नहीं पड़ रहा, बल्कि यूपी का सारा उनको कैंपेन उन्हीं को दे दी। पहले कह रहे थे कि राहुल होंगे या प्रियंका होंगी, कौन होगा, वो भी नहीं फैसला लगता हो गया। काफ़ी पीरियड तो निकल गया, चार पोल तो हो चुके हैं, चार बार तो पोल हो चुका है। और तो अब नेतृत्व का तो सवाल अब नहीं रहा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है ये पता चलेगा। लेकिन अभी तक वो कंक्लूजन अभी नहीं कर सकते कि दे आर ऑन द रन, कांग्रेस भाग रही है। ऐसी कोई बात नहीं है भागने वाली। अब भी अगर यूपी के जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा, उससे सवाल आपका पता चलेगा कि कितना आगे जा सकते हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं। जो उनकी पहले 28 सीट है शायद यूपी में, उससे कितना बढ़ा सकते हैं। अगर तो कुछ सीटें बढ़ जाती हैं, 40-50 आ जाती हैं, जैसे अंदाज़ा अखबारों में आ रहा है, तो वो भागने वाली नहीं है। अलायंस ज़रूर है कि वो जूनियर पार्टनर है समाजवादी पार्टी के। ये तो बात ठीक है कि ये स्टेट किसी ज़माने में सारी कांग्रेस की हुआ करती थी, पर वो ज़माना बहुत पुराना हो गया है। तो जूनियर पार्टनर के हिसाब से, उस हिसाब से आगे आ सकते हैं। ठीक है। कितना आगे आते हैं ये नहीं पता इस वक्त कहना। महाराष्ट्र के और बॉम्बे के रिजल्ट से, सिविक पोल से और पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शन से, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है ना, तो भी दिन भर ये डिबेट चलती है, मोदी की अग्नि परीक्षा है आज। मानते हैं कि नहीं आप इस बात को? नहीं, पर कहना कि छात्र संघों के चुनाव पे जब हम मोदी की अग्नि परीक्षा करते हैं, तो वो अपनी छाती तो ठोकेंगे सर कि आज हमने बीएमसी जीत लिया, दोनों पार्टियों के, अगर आज हमने महाराष्ट्र के 8 जीत लिए। कोई भी पार्टी होती है, किसी भी इलेक्शन का और उनके फेवर में होता है, तो नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट कर देती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और भी हो। अखिलेश के बारे में कहा जाता था कि अगर यूपी जीत लिया तो फिर अगली बार प्रधानमंत्री का लड़ेंगे, ऐसे भी कहा जा रहा है ऐसे ही। तो ये क्लेम जो होते हैं, ये थोड़े से ज़रा
क्वेश्चन मार्क जरूर होता है तो किसी भी क्लेम पे। तो ये जो बम्बई का इलेक्शन है ये बम्बई से देखना चाहिए, यूपी का इलेक्शन यूपी से देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कहना कि उनके खिलाफ अब 84 वोट जो है मोनेटाइजेशन के खिलाफ गए हैं, फिर इस हिसाब से 81 हक में गए ये बात हैं। मैंने आपकी मान ली कि उसमें विरोधाभास है दोनों चीजों में। उतनी सीट लगभग पक्ष वाले को मिल रही है, उतनी सीट विरोध करने वाले को मिल रही है। ठीक बात। तो डिमोनेटाइजेशन से इसको इतर करके देखा जा सकता है। संजय झा, आप संबित पात्रा की बात पे कमेंट करना चाह रहे थे, उस वक्त आपने हाथ उठाया था, मैं आ नहीं पाया। बोलिए आप क्या कह रहे हैं? आपको बुरा लगा शायद उन्होंने राहुल गांधी पे कमेंट किया? नहीं देखिए रोहित जी, नहीं कोई बात नहीं, ये उनकी रणनीति है कि श्री राहुल गांधी पर हमला करते रहे, लेकिन भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उनको जवाब देंगे और उनको मैं कहूंगा संयम रखिए। 11 मार्च को फिर हम और आप एक दूसरे के साथ टीवी पर बात करेंगे, माहौल बहुत बदला रहेगा। संबित पात्रा जी इंतजार कीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा रोहित जी, देखिए अभी भी महाराष्ट्र के लिए मैं कहूंगा समूह तरीके से विश्लेषण करने के लिए ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम गंभीरता से पूरे विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए कि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी आसाम में चुनाव 15 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार हारी तो उन्होंने कहा इससे देश अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से यह नहीं कहा कि केरला में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, बिहार में, दिल्ली में उनका नामो निशान नहीं रहा। तो देखिए सच्चाई यही है कि हर इनमें से आप कितनी जगह हैं? दिल्ली में अपना तो गिन लीजिए सर, उनकी तो फिर 3 सीट है सर। इश्यूज होते हैं। आपको तो जनता ने बिल्कुल ही बाहर बिठा दिया, बल्कि रदर आप लोगों ने रणनीति के तहत अपना वोट ट्रांसफर कराया, ये भी आरोप लगे। बिहार में आपकी स्थिति क्या है सर, आपको पता नहीं है क्या? ये बात मत सर, बिहार में आपकी स्थिति क्या आपको पता नहीं क्या सर? नहीं, आपको मैं एक बात बता रहा हूं। आपकी पार्टी का स्टेट का उपाध्यक्ष भागता घूम रहा है सर, फरार है सर आरोप में, और सुशासन बाबू ना तो पकड़ पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे सदस्य मध्य प्रदेश में उनको पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी का उन पर आरोप लगा हुआ है। देखिए उसके बारे में कभी और बात कर सकते हैं। मैं रोहित जी इतना ही कहूंगा कि इस वक्त मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से एक बयानबाजी हो रहा है कि हम नोटबंदी में हम सफल हो गए, देखिए ये सब बिल्कुल एक तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। सच्चाई यही है कि जीडीपी कम हो रहा है, एसबीआई ने कहा है वो तो 5.5% तक गिरेगा। इन सब चीजों का असर जब अब 5 राज्यों का चुनाव आएगा 11 मार्च को, तब मैं समझता हूं कि उस वक्त ये एक तरीके से मोदी जी के सरकार के प्रदर्शन पर एक जनता की राय उस पर हम सर दिक्कत ये है पूरी तरीके से आज सुबह 10 बजे जब तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो गई थी महाराष्ट्र के, उसके पहले सारी पार्टियों के नेता, सारे बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, विश्लेषक, कमेंटेटर, लेखक, भारती, सब ये कह रहे थे कि आज जनता की राय पता चल जाएगी। अब आज जनता की राय जब पता चलने लगी तो आप लोगों ने फिर नैरेटिव चेंज करना शुरू कर दिया। बहरहाल आप लोगों का प्रेरोगेटिव है सर, आपका अधिकार है, आप अपने नजरिए से देखें। जब संबित पात्रा अपनी पसंद की खबर पढ़ते हैं तो जाहिर है आप भी अपनी पसंद की खबर पढ़ के आते होंगे। जूही सिंह, लेकिन आप लोगों को तनाव हो रहा है क्या वाकई, जो बात संबित पात्रा बार बार आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा, मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर आपके नेता ज्यादा करीब हैं, सच को ज्यादा सामने रख के देखना चाहते हैं बजाय कांग्रेस के नेताओं के। अरोज जी, हमें कोई तनाव नहीं हो रहा है। संबित जी का काम भी है कि वो हमें तनाव में लाने की कोशिश करें, लेकिन चुनाव हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी हम लोग कई फेजेस की पोलिंग हो चुकी है और कांग्रेस से हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जहां वो मजबूत है उनको सीटें दी गई हैं, जहां हम मजबूत हैं वहां हम चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के मुद्दे दूसरे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे और स्पेशली शहर और गाँव के भी मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो एनालिसिस संबित पात्रा जी और बीजेपी को करना पड़ेगा। वैसे तो आप कह रहे थे, तो कल तक तो सब चैनल्स दिखा रहे थे कि भाजपा को पूर्ण बहुमत, भाजपा स्वीप करेगी बीएमसी में, तो वो तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कभी कभी कैलकुलेशंस भी गलत हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमें ना कोई तनाव है, ना हमें किसी पे तंज करना है, ना कोई व्यंग करना है। हम बस चुनाव लड़ रहे हैं और काम करके चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है संबित बोलिए।
देखिए, बड़ा आदरपूर्वक मैं कह रहा हूं, अभी आदरणीय संजय झा भी कह रहे थे कि जो चुनाव के नतीजे रहे हैं उसके बाद विश्लेषण करना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। संजय जी से अन्यथा मत लीजिएगा, यही कांग्रेस की गड़बड़ी है। याद रखिए, विश्लेषण और चिंतन करने के लिए कम से कम मुख को तो बंद रखना पड़ेगा, वरना चिंतन कैसे करिएगा? ध्यान से बैठेगा तभी तो चिंतन होगा। मगर कोई भी चुप रहने को तैयार नहीं है। मोदी जी ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो बर्बाद कर दिया देश को। अच्छा, ये कपड़े क्या पहन लिए? ये तो बर्बाद कर दिया देश को। वो ये डिमोनेटाइजेशन क्या कर दिया? ये तो बर्बाद कर दिया। अरे आप लोग चुप ही नहीं होंगे तो विश्लेषण कैसे करेंगे? और अच्छी बात है, चुप मत होइए, ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त हो जाइए। दूसरी बड़ी बात है, यूपी के विषय में अभी जूही जी कह रही थी कि बड़ा इन्होंने जहां पे स्ट्रांग कांग्रेस है वहां उनको सीट दे दिया, जहां पे ये स्ट्रांग है ये सीट ले लिए। 17 सीट या 18 सीट पे जो फ्रेंडली मैच हो रहा है उसके विषय में जूही जी ने कुछ भी नहीं कहा है। कल आदरणीय सोनिया जी ने भी जो चिट्ठी लिखी है उसमें समाजवादी पार्टी का एक भी जिक्र नहीं है, उसमें केवल कांग्रेस के विषय में जिक्र किया गया है। और एक बात याद रखिए, अभी संजय जी कुछ राज्यों का संजय झा तो परेशान नहीं हो रहे हैं, जहां हम कोई नहीं, मैं परेशान जब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? संजय झा तो परेशान नहीं हो रहे हैं, हम तो परेशान नहीं हो रहे हैं। जो नहीं, बस एक टिप्पणी की छोटी सी, पहली बार आपको टोका, पहला लेकिन लक्षण आप होता है बीच में चिल्लाना। गठबंधन पे क्यों? हाँ, वो बीच में चिल्लाना वो परेशान होने का लक्षण होता है, पहला लक्षण। ये प्रवक्ताओं का लक्षण। मैं चिल्लाई भी नहीं, आप गलत टिप्पणी, देखिए कन्वीनियंट। हाँ, ठीक है, थोड़ा मन में बोलिए प्लीज, मुझे हाँ मन में बोलिए। जी, आप भी देखिए, ऐसा है कि अभी संजय जी ने जो कहा कि बंगाल में हम हार गए, दिल्ली में हम हार गए, केरल में हम हार गए। संजय जी देखिए, मैं नतमस्तक होकर कह रहा हूं, आज भी हिंदुस्तान के 64% जनता के सेवक हम उनकी सेवा करते हैं। 64% जनता की, आप उसमें कहीं भी नहीं है। आप मात्र मेरे ख्याल से 11% जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए प्लीज ये कंपैरिजन बार बार करके अपने आप को छोटा मत करें। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 11 तारीख को मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। 2014 से लेकर अभी तक हर चुनाव में आप लोग यही कह रहे हैं, और आज खुदा न खास्ता अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो ये लोग अभी कहते हैं कि देखो डिमोनेटाइजेशन में मोदी जी का क्या हो गया, देखो मोदी जी किस प्रकार हार गए, डिमोनेटाइजेशन फ्लॉप हो गई, और आज ये बोल रहे कुछ भी नहीं, वो सब कुछ विषय ही नहीं था। ठीक है, सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के नतीजे यूपी का ट्रेलर है? हमारे साथ एच के दुआ साहब हैं, हालांकि उनका कहना है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के संबित पात्रा हैं, हमारे साथ शिवसेना के बाबूराव माने हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जूही सिंह हैं, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय झा हैं। ब्रेक के पहले बाबूराव माने आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले अपनी बात रख लें, फिर मैं आगे सवाल लूंगा संजय झा से। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने लगातार हाथ उठाया ब्रेक के पहले। हेलो, हाँ, लेकिन आपका क्या सवाल है? मेरा कोई सवाल नहीं है सर आपसे, मेरी तरफ से आप फ्री हैं, धन्यवाद आपको। संजय झा, मेरा सवाल आपसे है, बड़ा सीधा सीधा, और वो ये है सर कि क्या ये डिमोनेटाइजेशन पे वोटिंग है या ये राहुल गांधी की लीडरशिप पे वोटिंग है? फैसला किस चीज का होगा? नोटबंदी पसंद आई कि नहीं लोगों को, या राहुल गांधी पसंद आए कि नहीं लोगों को? रोहित जी देखिए, ये बिल्कुल हमारे लिए एक लोकल चुनाव था, और यहाँ पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जहाँ पर नोटबंदी का सवाल है, यदि आज भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ पर 227 वार्ड है, यहाँ पर यदि भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट मिले, इसका मतलब तो यही है कि भारत के लोगों ने नोटबंदी को ठुकराया है, वो नाखुश है, वो नाराज है, वो बिल्कुल उनकी आक्रोश आप समझ लीजिए, क्योंकि 2/3 लोग तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें नकारा है। सर ऐसे तो देश में अगर इनको 30% वोट मिला है सर लोकसभा में, तो 70% लोगों ने तो फिर इनको नकारा ही है। फिर कैसे सरकार चला रहे हैं मोदी जी? पीएम होना ही नहीं चाहिए सर उनको, फिर तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पीएम होना चाहिए सर, क्योंकि वो सारे विरोधियों की नुमाइंदगी करता है 44 सीट के साथ। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि नोटबंदी पर जिस तरीके का असर हुआ है वो आपको हर चुनाव में लगेगा। मैं तो समझता हूं कि ये जो 5 चुनाव जो हमने नजदीके से देखी हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में किसान और जो गरीब लोग हैं, उनकी जो जिंदगी में तबाही और जो परेशानी जो पैदा किया गया नोटबंदी के कारण, जबकि मोदी जी आपको लगता है महाराष्ट्र में नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ होगा? वहां कोई लाइन में नहीं लगा, वहां किसी को तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी होगी, लोग समझते हैं। वहां किसी को बुरा नहीं लगा होगा एटीएम में पैसे नहीं है। और मैं समझता हूं
लगा था, इसीलिए शिवसेना या कांग्रेस पार्टी या एमएनएस जितने विपक्षी पार्टी हैं, सब लोगों ने तो नोटबंदी के खिलाफ बोला था। इसीलिए तो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखिए, भारत एक बहुत ही एक पेचीदा देश है, हर राज्य विशेष है, हर राज्य के चुनौती मुकाबले अलग हैं। और जहां तक यहां पर 11 मार्च जब 5 अलग अलग राज्य हैं, कुछ उत्तर भारत से, कुछ पूर्वी भारत से, कुछ मध्य भारत से उनके चुनाव के नतीजे आएंगे, तो उस समय हम शायद इस बात पर देख पाएंगे कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कितना पीछे गया, कितना नकारात्मक हो चुका, क्योंकि भारत के लोग उनको जवाब जरूर देंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, संबित पात्रा आप कमेंट कर लीजिए, फिर जूही सिंह इसी नेगेटिव कैंपेनिंग पे आपसे सवाल चाहता हूं। बोलिए संबित। देखिए, भारत के लोग बार बार चिल्ला कर बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग सुनने को कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आपकी गलती है, भारत की लोगों की नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस मुक्त भारत का सवाल है, देखिए पहले कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, 134 वर्ष पूर्व पार्टी, सबसे सीनियर मोस्ट पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप होती थी तो सबसे सीनियर पार्टनर यही होता था। सीनियर पार्टनरशिप से हाथ धो बैठे, आज वो जूनियर पार्टनर बने हुए हैं। थोड़े दिन बाद ये जूनियर पार्टनरशिप से भी हाथ धो बैठेंगे और फिर पार्टनरशिप से ही हाथ धो बैठेंगे। और मैं संजय झा जी आपको विनम्रता से बता दूं, एक दिन ऐसा आएगा जब आप हाथ से भी हाथ धो बैठेंगे। ये मत भूलिएगा कि 1984 में आपके पास सिर्फ 2 सीट थे, धो बैठेंगे, सिर्फ 2 सीट थे आपके पास, सिर्फ 2, भूलिएगा मत। पर ये मत सिर्फ 2, ये 2 नंबर याद करके रखिएगा। ऐसा न हो जाएगा 2019 में भारत के लोग आपको फिर उसी नंबर पर राहुल गांधी है। ये अहंकार अच्छी चीज नहीं है। अच्छा सर सुनिए ना, लड़िए नहीं, अच्छा नहीं लगता। 2 नंबर आपका अच्छे से आप लोग अब तक बात कर रहे थे, अच्छा नहीं लगता पात्रा जी। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता ना कि आपकी पार्टी कब पैदा हुई थी और कांग्रेस पार्टी कब पैदा हुई थी, किसका कितना बड़ा इतिहास है, किसने आजादी की लड़ाई लड़ी, किसने नहीं लड़ी। मसला ये है सर कि आज लोग वोट डाल रहे हैं, एक नतीजा आज आ गया है, एक नतीजा 11 मार्च को आना है। जूही सिंह, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो अब तक बहुत अच्छा कैंपेन कर रहे थे, पॉजिटिव तरीके से कैंपेन कर रहे थे, वो जैसे ही कांग्रेस के नेगेटिव कैंपेनिंग वाले मोड में आए, उसकी झलक क्या हो सकती है वो आज दिखाई दे रही है और आपके पास समय है उसको सुधार लेने का? रोहित जी, हम पॉजिटिव कैंपेन अभी भी कर रहे हैं, लेकिन शुरू से हमने कहा है कि अगर कोई नेगेटिव कैंपेन करेगा, चाहे शमशान घाट, चाहे कब्रिस्तान, तो आप उसको गधा कहेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने तो आप का, उसको गधा कह देंगे? हाँ बिल्कुल जवाब देंगे, गधा। हाँ, हम जवाब देंगे। आप उसको गधा कह देंगे? हम जवाब देंगे। आप उसको गधा कह देंगे ना? सर, जो आप कुछ भी, आप जहां पर कच्च की बात की जा रही है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां एक बहुत कुछ भी कह देंगे, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, प्रजापति जी इनके मुखिया है, ये कुछ भी कह सकते हैं। गायत्री प्रजापति जी इनके मुखिया है। ठीक है, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो इससे रेफरेंस में है कि नोटबंदी से नौकरियां भी गई हैं, और नौकरियां गई हैं तो उत्तर प्रदेश में लोग बंबई से वापस भी आ गए हैं, तो वो भी 11 मार्च को जवाब देंगे। चलिए, अगर अखिलेश यादव ने उनको नोट या नौकरी कुछ भी दिया होगा तो वो अखिलेश यादव को ही वोट देंगे ना फिर तो, अगर नोटबंदी में नौकरी जाने से आए हैं तो। और बिल्कुल देंगे, एकदम देंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट दुआ साहब, बहुत छोटा सा, जो मैंने संजय झा से पूछा था, क्या ये वोट केवल नोटबंदी पर होगा या राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी होगा जो 11 मार्च को नतीजा आएगा? नोटबंदी का असर यूपी में जरूर पड़ा होगा, ये कहना कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सवाल है कि वो जो वोट राहुल गांधी का है, इंडिविजुअल आई डोंट थिंक इज ए क्वेश्चन। बीजेपी के लिए जरूरी है कि राहुल गांधी पे अटैक करे, लेकिन समाजवादी के साथ जिन्होंने गठबंधन किया है वो वोट गठबंधन पे ज्यादा है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर कह सकते हैं कि ये अच्छा लगा कि आगे बढ़ी है कांग्रेस थोड़ी सी, चाहे अगर इंडिपेंडेंट करते तो शायद फिर वही 28 की 28 आती हैं या कम हो जाती, मिल के अगर ज़्यादा हो जाती हैं, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन कहना कि ये नोटबंदी और वर्सेस राहुल, ये तो इक्वेशन कुछ बात बन नहीं रही। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा, संबित पात्रा, जूही सिंह, बाबूराव माने, आप सबका भी आज साल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल महाराष्ट्र के नतीजे यूपी का ट्रेलर हैं या नहीं है, इस पर सबकी अलग अलग राय है। बहुत दिन दूर नहीं है, 4 चरण हो चुके हैं, 3 बाकी हैं, 11 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे।